हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर को लेकर। जेपी पावर में पिछले कुछ दिन से अच्छी खासी रैली है और हमने इसकी वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 3 वीक्स बैक। तो अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करने लगे सो 6 अगस्त को हमने ये वीडियो बनाई थी और उस टाइम जो प्राइस था 6.60 था। और यहाँ पर हमने टेक्निकली जो स्टडी किया था, यहाँ पर टेक्निकली 2 टारगेट्स निकल कर आते थे। वन वॉज एट 8.5 और सेकंड था 11.1। तो यहाँ जो ये इस तरह से टेक्निकल चार्ट स्टडी किया था, एग्जैक्टली सेम तरीके से एज इट इज चार्ट बना हुआ रखा है। सो जनरली मैं क्या करता हूँ कि एक बार टेक्निकल चार्ट्स हम लोग स्क्रीन पर बनाएं अपने ट्रेडिंग व्यू पर, तो मैं उनको तब तक चेंज नहीं करता जब तक या तो कोई नया पैटर्न ना बन जाए या फिर उसका टेक्निकल टारगेट अचीव ना हो जाए। उसका पर्पस सिंपल सा है कि हमें पता होना चाहिए कि टेक्निकली स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर दो पैटर्न्स बनाए थे। वन जो लेटेस्ट हाई था वहां तक अगर जाता तो 68.76% का गेन था। एंड सेकेंड जो हमने यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाया था, जो एक रेंज थी 6.60 से लेकर 8.50 तक। तो यहाँ पर ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न था और यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा था। तो ये पूरा चार्ट ये मैंने यूट्यूब पर ही ओपन करके दिखाया है वीडियो को। तो सेम ही चीज यहाँ पर बनी हुई है। तो जो अपना रेंज बाउंड वाला टेक्निकल चार्ट पैटर्न था, 27.86% का जो गेन था, वो अपना अचीव हो गया है आज। और मैं यहाँ पर वापस से इस वीडियो को दोबारा से बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि आगे क्या किया जाए। तो मीन्स ये एक साइकोलॉजिकल एक क्वेश्चन रहता है अपने माइंड पर कि हमने लिया तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर था, लेकिन आज की डेट में इसको अब हम प्रॉफिट बुक करें या फिर जो इससे ऊपर वाला टारगेट था, जो हमारा लेटेस्ट हाई था 11.15 तक, वहां तक रखा जाए। तो ऐसे में मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है कि जिस स्ट्रेटजी से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हैं या जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हमें भरोसा है, जिस पर हम यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर हमने बैक टेस्ट करके देखा तो जिस स्ट्रेटजी को हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं, उसी स्ट्रेटजी के बेस पर अगर आपने लिया तो उसी स्ट्रेटजी के बेस पर निकलना चाहिए। तो उसी उसी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर हमने रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर लिया, क्योंकि हम रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज्यादा रिलायबल मानते हैं और हमने बैक टेस्ट करके इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखा हुआ है, तो रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर जब अब ये टेक्निकल टारगेट अचीव हो जाता है, तो एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जब भी टेक्निकल टारगेट अचीव हो जाए जिस स्ट्रेटजी के बेस पर आपने लिया है, तो वहां हमें निकल जाना चाहिए। यहाँ ऐसे में हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमने हैदराबाद से बेंगलोर जाना था, टिकट तो हमने बेंगलोर की ली, लेकिन उसके आगे मौसम अच्छा लगा तो आगे निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि जिसने 70% गेन तक के लिए लिया, क्या विवेक भाई उसको अभी करंट में यहाँ पर निकल जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। मीन्स अगर आपने 70% गेन के लिए रखा था, 11 रुपीज तक के लिए रखा था, तो नहीं निकलना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अभी जिस तरीके से यहाँ पर एक ये पहले हम कप देख, ये लेफ्ट शोल्डर देख सकते हैं, इसको पूरा हम हेड मान सकते हैं। हो सकता है यहाँ से एक बार राउंड ले और वापस से राइट में यहाँ पर एक शोल्डर बने। तो ये जरूरी नहीं है कि राइट में शोल्डर बने ही। क्यों? क्योंकि अभी भी करंट प्राइस पर 8.45 पर ये बहुत सस्ता है। सस्ता किस सेंस में है कि जो बुक वैल्यू है वो 15.20 है एंड करंट प्राइस इज 8.14। और यहाँ पर अगर हम लास्ट 3-4 इयर्स का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने लगे, सो दिस इज ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जब यहाँ पर 281 अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट 55% है, ये सिर्फ किस लिए? 75% इनकम टैक्स पे किया, इसकी वजह से है। अब ये 75% इनकम टैक्स क्यों पे किया? हो सकता है कि पहले कम पे किया हो जब ये लॉस मेकिंग हो, अभी वापस से ज्यादा करना पड़ा हो। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने लगे तो हम एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं एंड दिस इज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। बात ये आती है विवेक भाई कि करंट में इसका प्रॉफिट कम हुआ है, तो सभी पावर मेकिंग कंपनीज का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से कम होता हुआ नजर आता है। और जब यहाँ पर ये कम हुआ है तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। अब एक और पॉइंट है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हमने जो डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री आ रही है 480 करोड़, 481 करोड़, 464 करोड़।
तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की इस अमाउंट को हमने किसी को पे नहीं करना पड़ता और ये डेप्रिसिएशन का पैसा हमारे पास ही बचता है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री के रूप में देखा जाता है। तो इस अकाउंटिंग एंट्री को समझने के लिए जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियोस जो अपलोड की हुई हैं, आप चैनल पर जाकर देखोगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला जो सेशन है 3 आवर्स का, उसमें कंप्लीटली इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो। तो जब हम यहाँ पर 480 करोड़ का ये पैसा बचता है और 200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बचता है, तो एक अच्छा खासा पैसा बचता है और ये पैसा एक्चुअल में बचा है या नहीं बचा है, हम इसको देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में जो बोरोइंग है वो लगातार कम होती जा रही है। लगातार कम करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वो लगातार पैसा हमारे पास नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन का ही पैसा है और साथ में यहाँ पर सीडब्ल्यूआईपी में भी चीजें नजर आ रही हैं। वैसे तो आप देख सकते हो कि यहाँ फिक्स्ड एसेट्स कम होती हुई नजर आ रही है, तो फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल में कम नहीं हो रही है, ये एक्यूमुलेटिंग जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसके बढ़ने की वजह से फिक्स्ड एसेट्स आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज ग्रोस ब्लॉक में यहाँ पर किसी भी तरह की कमी नहीं है, ग्रोस ब्लॉक हमारा सेम है। तो ये सब चीजें आप देखोगे क्लास की वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नटशेल में ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, आपके साथ में शेयर किया था कि कंपनीज को दो तरीके से देखा जाता है, एक ग्रोथ के हिसाब से, दूसरा सर्वाइवल के हिसाब से। जब कंपनी के ऊपर सर्वाइवल वाले क्वेश्चंस हों, वहां पर बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना एक ज्यादा समझदारी होती है और क्योंकि जेपी पावर को एक सर्वाइवल इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उस नजर से देखा जाता था। तो यहाँ पर इसको बुक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखना ज्यादा अच्छा है और बुक वैल्यू यहाँ पर 15 रुपीज है और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी बन गई है, तो अभी भी हाफ के 50% प्राइस पर चल रही है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। तो हर तरीके से सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर कुछ लोग बात करेंगे पी रेशो की, विवेक भाई 776 यहाँ पर पी रेशो है और प्लेजिंग परसेंटेज 79.2% है, प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 24% है। तो इन सब चीजों का क्या? तो इसीलिए मैं यहाँ पर पी रेशो के बेस पर इस स्टॉक को नहीं एनालाइज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको बुक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जब बाकी रेशो यहाँ पर अच्छे नहीं हो तो वहां पर बुक वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए कि कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, कि अगर कुछ गलत भी होता है तो क्या कंपनी यहाँ पर उन एसेट्स को सेल करके शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर जो डेट है वो ठीक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसे में जब बैलेंस शीट की इंप्रूवमेंट देखते हैं तो इंप्रूवमेंट में हमें नजर आता है कि जो अपना पैसा है वो लगातार यहाँ पर ग्रो कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखें 6873, तो और ये शेयर कैपिटल तो एनीवे छोड़ देते हैं, जो रिजर्व है 3158, 3429, 3536, 3592 लगातार ग्रो कर रहा है और यहाँ पर बोरोइंग लगातार कम हो रही। तो ये इंप्रूवमेंट है बैलेंस शीट में और इंप्रूवमेंट होने के बावजूद भी हाफ पर है। और जैसा मैंने यहाँ पर पहले हमने इसको डिस्कस किया था 3 वीक्स बैक, तो उस टाइम पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी और टेक्निकल ने उस टाइम पर काम भी किया था। टेक्निकल अभी भी काम करते हुए नजर आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी टेक्निकली बेसिकली दो टारगेट्स नजर आते हैं। वन 11.15 तक, जो इसने रिसेंटली हाई बनाया था जनवरी 22 में जब मार्केट हाई पर थी, और सेकंड इसका टारगेट हमारा निकल कर आता है जो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कितना है? 15 इज द बुक वैल्यू, तो 15 के आसपास हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट नजर आता है। अब ये टारगेट आने से पहले कितनी बार स्टॉक प्राइस यहां पर ही मूव करता रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में मैंने जैसे आपको बताया, जिन लोगों ने रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर लिया था वो टारगेट यहां पर अचीव हो चुका है, लेकिन जो ऊपर वाले टारगेट हैं करंट प्राइस से अगर हम देखने लगे तो लेटेस्ट हाई जो था वहां से वहां तक अभी भी 37% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन है और बुक वैल्यू तक अभी भी यहाँ पर 86.42% का गेन है। अब जब ये स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बीच में कितनी बार यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, कितनी बार यहाँ पर जो रिजर्व है और बढ़ेगा, बेड डेट्स यहाँ पर बेड डेट नहीं डेट यहाँ पर कम होगा, तो उन सब चीजों के चलते हम इसको बुक वैल्यू के बदले पी रेशो के हिसाब से एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी तो यहाँ पर फर्दर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखना है कि जब कभी कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर टारगेट अचीव होता हो, उसके बाद में सीधा ऊपर जाना जरूरी नहीं होता। पहले रिट्रेसमेंट होकर नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर यहाँ पर नीचे आकर उसके बाद में ऊपर चीजें जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है।
तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जब भी पैसा लगाओ, एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि खरीदते ही ऊपर जाए या फिर बेचते ही नीचे आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। हमें इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है कि खरीदने के बाद चीज़ें और 30-40% सस्ती हो सकती हैं और बेचने के बाद में और 30-40% ऊपर जा सकती हैं। हमें सिर्फ़ इस बात का ध्यान रखना है कि जिस टाइम पर हम खरीद रहे हैं, हमारे खरीदने के रीज़न्स क्या हैं? क्या हमने किसी स्ट्रैटेजी के बेस पर परचेज़ किया या हमने टेक्निकल एनालिसिस की या नहीं की, बिज़नेस एनालाइज़ किया या नहीं किया, फाइनेंशियल एनालाइज़ किया या नहीं किया? तो अगर हम यहाँ पर वापस से बिज़नेस को देखें, पावर कंज़म्पशन इंडिया में बढ़ती रहेगी, जैसे नंबर ऑफ एसीज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बढ़ेंगे, ईवी का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका यूसेज बढ़ेगा और न्यू रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, रेसिडेंशियल हाई राइज बनेगा, तो कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन लगातार बढ़ता रहेगा। बिजनेस की डिमांड है। सेकंड, यहां पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है और बैलेंस शीट यहां पर इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि डेट कम हो रहा है और अपना जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी कंडीशन में, हम ये नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल रेशोज यहाँ पर फंटेस्टिक हैं। फाइनेंशियल रेशोज अगर यहाँ पर फंटेस्टिक होते तो ये भी बुक वैल्यू से 4 गुना ट्रेड कर रहा होता। तो वो पॉइंट ही नहीं है, हम इसको उस नजरिए से देख ही नहीं सकते। हम इसको डिफरेंट नजरिए से देखेंगे कि अभी इंप्रूव हो रहे हैं, बेकार थे लेकिन बेकार से इंप्रूव हो रहे हैं। आप मानकर चलो 105 डिग्री फीवर था, लेकिन वो कम होकर 103 आ चुका है, 102 आ चुका है, 101 आ चुका है और 100 आ रहा है, 99 आ रहा है। तो यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट है वो साफ साफ नजर आ रही है। उसके बाद में टेक्निकल चार्ट पैटर्न, वो भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। टेक्निकली एक टारगेट अचीव हो चुका है, दूसरा अभी ओपन है, थर्ड यहाँ पर फिर से ओपन रहेगा, क्योंकि जो बुक वैल्यू है वहां तक चीजें जाती हैं। बुक वैल्यू के बाद में फिर से एनालाइज करेंगे कि उसका पी रेशो कम हुआ क्या, ये वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता हुआ क्या। उस टाइम पर हम पी के हिसाब से वैल्यूएशन देखेंगे, अभी हम यहाँ पर बुक वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन देख रहे हैं। तो जब हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, अपनी कन्विक्शन बनानी जरूरी है। यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है, किसी भी तरह का टिप देना नहीं है। जैसे मैं बार बार रिमाइंड भी कराता हूँ और ये रिमाइंड कराते भी रहना जरूरी है, क्योंकि सत्संग क्यों करते हैं हम? जैसे कुछ लोग हमेशा यही कहते हैं कि कहीं पर भगवत गीता का पाठ हो रहा है तो वहां क्यों जाना है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है हमें पता तो है। या रामायण का पाठ हो रहा है तो उसमें जो कुछ लिखा है पता तो है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है पता तो है, या भजन कीर्तन हो रहे हैं, हमें पता तो है कि वो क्या उपदेश देंगे। वो उपदेश बार बार मिलने से जो हमारा मन भटकता है ना इधर-उधर बाकी फालतू की चीज़ें देखने से, तो उस सत्संग से हम वापस से ऑन ट्रैक आ जाते हैं। सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग एक ऐसी ही चीज़ है जैसे डेली बेसिस पर घर को साफ करना। अगर हम ये कहने लगें कि रह तो रहे हैं, सब ठीक तो है, लेकिन फिर डेली साफ क्यों करना है? डेली साफ इसलिए करना है कि ड्यूरिंग लास्ट 24 आवर्स जो गंदगी आई घर के अंदर, हम उसको क्लीन कर सकें। इसीलिए सत्संग भी ज़रूरी है और इसीलिए बार-बार सेम ही चीज़ों का मेरे द्वारा आपके पास ये रिपीटेशन होना भी जरूरी है, कि जो बाकी आप उलझुल चीजें इधर उधर देखते हो, उसका जो इम्पैक्ट माइंड में आता है और जो आप क्लासेस के ट्रैक से हट जाते हो किसी भी रीजन से, वापस से ट्रैक पर आ सकें, वापस से हम लर्निंग मोड में आ सकें, वापस से चीज़ों को समझ सकें और प्रैक्टिकली यहाँ पर लेकर चल सकें कि बाय करने के बाद चीज़ें नीचे जा सकती हैं और लंबे टाइम तक नीचे रह सकती हैं। इसीलिए किसी भी एक स्टॉक में हमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना ये रहता है कि 5% एक स्टॉक में लगाया जाए, दैट दिस इज़ गुड इनफ, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपने रूल्स बनाने हैं, उन रूल्स को फ़ॉलो करना है। अगर लगता है कि रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है, तो पहले रूल्स को चेंज करना है और उसके बाद में फिर उनको फ़ॉलो करना है। लेकिन रूल्स को फ़ॉलो करना है। अगर रूल्स से हटने की ज़रूरत है, तो रूल्स चेंज करो, ना कि रूल्स से हटो। आप इस बात को समझ सकते हैं। और मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करता रहूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। आप दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर करते रहो। सब्सक्राइब करना भी है, सब्सक्राइब कराना है, इस फैमिली को बड़ा बनाना है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।